तो इस लेक्चर में बात करने वाला इम्यून डेफिशिएंसी डिसऑर्डर के बारे में। इम्यून डेफिशिएंसी डिसऑर्डर के महाभाप HIV के बारे में इस लेक्चर में बात नहीं करने वाला, सेपरेट लेक्चर रहेगा माइक्रोबायोलॉजी में कवर करेंगे। अभी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके हिसाब से थोड़ा सा PSM वगैरह के वहीं पे डिस्कस कर लेंगे। PSM के मैं लेक्चर देने जा रहा ये थी। तो इसमें बात करते हैं बच्चे कुछ जो HIV के अलावा और जो डिजीज़ के बारे में बात करेंगे जो ज़्यादातर हमारी जेनेटिक रहने वाली है। जेनेटिक का मतलब सबरी जेनेटिक रहने वाली है। डिजीज इस तरीके से इस चैप्टर का नाम बताया था कॉन्जेनिटल इम्यूनोडेफिशिएंसी भी कर सकते हैं। इस तरीके से जो HIV एक्वायर्ड रहती है तो एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी, इसलिए एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी से पता लग गया एड्स है, तो इसलिए इसका क्या है कॉन्जेनिटल इम्यूनोडेफिशिएंसी नाम हटेगा ये प्रॉब्लम। तो इसीलिए हम कॉन्टिनेंटल वाले में बात करने वाले हैं। इस तरीके से पहले तो इन्फ्लामेशन वाली प्रक्रिया चल रही थी। पहले हम स्टार्टिंग का सिस्टम ये है ना, पहले इननेट से स्टार्ट करेंगे, फिर हम जाएंगे इस तरीके से कौन सी है, इस तरीके से जो हमारी प्राइमरी इम्यूनिटी रहती है इस तरीके से मतलब इननेट इम्यूनिटी एक्वायर्ड इम्यूनिटी पे जाएगी। तो इननेट इम्यूनिटी पे जाती है सबसे पहले क्या चीज़ आती है, वो आती है हमारा इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन में कौन सी स्टेप होती है जब भी बीमारी आती है, जो एक होती है ल्यूकोसाइट का माइग्रेशन होता है। ये ल्यूकोसाइट के माइग्रेशन के लिए कौन से एक तो कीमोटेक्टिव फैक्टर जिम्मेदार होते हैं। उसके अलावा मैंने जो लिम्फोवैस्कुलर के बीच में जो तरीके रिएक्शन जो होती है मैंने बताई थी, इसमें ई सिलेक्टिन पी सिलेक्टिन होते हैं, इसमें सेंट्रलाइज होता है, इसमें क्या था VFA1 होता है, उसमें क्या था एक तरीके से VICMA1 था, ये था आप ये करेक्ट कर लेना, और लास्ट में PCMEA1 होता है दोनों में। तो इस प्रकार हम पता करते हैं कि किस प्रकार इस प्रकार मतलब रिएक्शन चलते थे, रोलिंग एडेशन और क्या कहते हैं इस तरीके से डायस्टेसिस की। तो अब इसमें बात करने पहले जो सबसे पहले चीज़ आती है वो आती है हमारी एक तरीके से ल्यूकोडेसिड डिसऑर्डर। ल्यूकोडेसिड डिसऑर्डर में क्या होता है, एक तरीके से एडेशन में दिक्कत आएगी, ये चीज़ पता लगा सकती है। एडेशन में दिक्कत आएगी, किससे एडेशन में, एक तरीके से जो वेसल से जो ल्यूकोसाइट का एडेशन था उसको नहीं हो पाएगा ढंग से। अब मान के चलो उसका एडेशन नहीं हो पाएगा तो क्या होगा, कौन सी पैथोलॉजी हो सकती है, तो ये पता होना चाहिए। तो पैथोलॉजी तो उसके टाइप 2 होते हैं, एक तो टाइप 1 का मतलब है कि उसमें जो डेफिशिएंसी हो रही है वो रह रही है हमारे सेंटिनल ल्यूइस की, सेंटिनल ल्यूइस को वो LFA1 की डेफिशिएंसी हो रही है। LFA1 की बात करी थी, LFA1 है MAC1 जो कि किससे जुड़ता है हमारे VCMA1 यानी कि एडेशन जो डिसऑर्डर है ना, एडेशन में टाइप 1 बात करें, एडेशन को एडेशन वाली प्रक्रिया प्रायोरिटी देगी। एडेशन में किसकी, एडेशन टाइप 1 में किसकी, ल्यूकोडेसिड डिसऑर्डर टाइप 1 में किसकी डेफिशिएंसी है, एडेशन की डेफिशिएंसी। इसमें कौन सा एक ल्यूकोसाइड वाला एक प्रोटीन इन्वॉल्व रहेगा, इसमें होता है टाइप 1 डिसऑर्डर। इसमें क्या देखने को मिलता है, प्रेजेंटेशन के नाम पे इस तरीके से आपको इस तरीके से तो लेट प्रेजेंटेशन देखने को मिलेगी। मतलब जैसे अम्बलाइकल कोड का एक तरीके से क्या देखने को मिलेगा, इस तरीके से अम्बलाइकल कोड एक तरीके से तो अलग नहीं हो पाएगी, हाल ये चीज़ प्रेजेंटेशन मिल सकती है। उसके अलावा फर्स्ट देखने को मिल सकती है। उसके अलावा न्यूट्रोफिल जो है ब्लड में ज़्यादा जाएंगे उस जगह पहुँचेंगे नहीं, जहाँ इन्फेक्शन है, जो फंक्शनल न्यूट्रोफिल हो जाएंगे इस तरीके से। भाई समझ में आता है न्यूट्रोफिल का काम है इन्फेक्शन हटाया, इन्फेक्शन वाला वहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रही, कितना ही कुछ क्या हो क्या नहीं हो, न्यूट्रोफिल के पास वो कुछ काम कर नहीं सकते। ये उसके टाइप 2 पे आते हैं। टाइप 2 में भी ये चीज़ देखने को मिलेगी, उसमें पैथोलॉजी अलग हो जाती है। उसमें पैथोलॉजी रहती है हमारी सेंटिनल ल्यूइस और वो कहता है EOP सिलेक्टिन, हमने पढ़े थे इस तरीके से रोलिंग वाले में, वो इसलिए टाइप 2 में इन्वॉल्व रहती है। ये इस प्रकार आप समझिए। फिर आता है हम दूसरे सिंड्रोम में जिसका नाम है चैडिक-हेगासी सिंड्रोम। चैडिक-हेगासी सिंड्रोम नाम बोलते हैं, चैडिक-हेगासी सिंड्रोम। हाँ, चैडिक-हेगासी सिंड्रोम में क्या देखने को मिलता है, चैडिक-हेगासी सिंड्रोम जो होता है उसमें चैडिक-हेगासी सिंड्रोम जो होता है उसमें देखने को मिलता है वो ये चीज़ देखने को मिलती है, उसमें क्या फेगोलाइसोसोम फॉर्मेशन जो होता है वो अच्छे से नहीं होता, उसमें डिफेक्ट आ जाता है। फेगोलाइसोसोम फॉर्मेशन में डिफेक्ट आने से क्या होता है कि एक तरीके से फेगोलाइसोसोम फॉर्मेशन डिफेक्ट आ जाएगा। डिफेक्ट उससे क्या होता है, इस तरीके से जो पाचन होता है इस तरीके से ऑर्गेन मतलब इस तरीके से पाचन वाली प्रक्रिया की तो होती है, जो इस तरीके से फाइब्रोसोम अंदर घुसा आता है, उसके बाद क्या है इस तरीके से रिएक्टिव मतलब प्रोटीलाइटिक एंजाइम है, इस तरीके से पीछे प्रोटीलाइटिक एंजाइम तो उसको डिस्ट्रक्शन का काम कर रहे थे और क्या कर रहे थे इस तरीके से रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज कर रहे थे। इसमें प्रोटीलाइटिक एंजाइम में प्राइमरी क्या करेंगे इस तरीके से उसको क्या डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएंगे, जो हमारा है फेगोसोम, इसके बारे में चर्चा कर चुका हूँ मैं, ऐसी बात है इसको बार बार कंफ्यूज करवाओ। तो ये है कि इस तरीके से इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएंगे, जिसके कारण क्या होगा इस तरीके का एक्यूमुलेशन देखने को मिलेगा। ये जिससे क्या एक्यूमुलेशन देखने को मिलता है वही चीज़ इसमें डिसफंक्शनल हो जाता है, इस तरीके से न्यूट्रोफिल कुछ काम करने लायक रहते नहीं है। इसमें क्या देखने को मिलता है, इस तरीके से सिम्टम के नाम पे प्लेन सिम्टम से याद रखते हैं। प्लेन सिम्टम से क्या होता है, हमारा
प्रोग्रेसिव न्यूरो डिजेनरेशन। क्या होता है? प्रोग्रेसिव न्यूरो डिजेनरेशन। एल से क्या होता है? एल से होता है लिम्फोहिस्टोसाइटोसिस। क्या होता है? लिम्फोहिस्टोसाइटोसिस। और क्या देखने को मिलता है? एल्बिनिज्म। ये देखने को मिलता है एल्बिनिज्म। क्या होता है? एल्बिनिज्म। और उसके अलावा क्या आई से देखने को मिलता है हमको? ये तरीके से इन्फेक्शन। एन से क्या देखने को मिलता है हमको? न्यूरोपैथी। तो इस प्रकार हमारे सिम्टम रहते हैं कौन कौन से? एक तरीके से प्रोग्रेसिव न्यूरो डिजेनरेशन। एल से हमारा लिम्फोहिस्टोसाइटोसिस। आई से क्या देखने को मिलता है? आई से इन्फेक्शन देखने को मिलता था। और इसके अलावा एन से हमको क्या देखने को मिलता है? एक तरीके से न्यूरोपैथी। ये मैंने बताना भूल गया, ये से हमारे को देखना है एल्बिनिज्म। ये था तो इस प्रकार से प्रोग्रेसिव न्यूरो डिजेनरेशन। एल से लिम्फोहिस्टोसाइटोसिस, ए से एल्बिनिज्म, आई से इन्फेक्शन, एन से न्यूरोपैथी। ये क्या मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ। पी से पी से आते थे प्रोग्रेसिव न्यूरो डिजेनरेशन, एल से लिम्फोहिस्टोसाइटोसिस, आई से मिलता है हमारा इन्फेक्शन, ए से मिलता है हमारा एल्बिनिज्म, एन से मिलता है हमारा एक तरीके से क्या हमारा न्यूरोपैथी। ये सिस्टम समझिए। क्या हिस्टोलॉजिकल फाइंडिंग में क्या देखने को मिलता है? हिस्टोलॉजिकल फाइंडिंग में ये देखने को मिलता है कि उनको कुछ ग्रैन्यूल से देखने को मिल जाए एक्स्ट्रा, जो कि फेगोसोम घुसाते हैं हमने बैक्टीरिया अंदर लिया, फिर न्यूट्रोफिल के लिए कुछ ना कुछ काम करा है इसका, लाइसोसोम के बिना उसको पाचन नहीं होगा। तो ये चीज़ है। फिर लास्ट में आता है हमारी आती है क्रॉनिक ग्लोमेरुलर डिजीज। ये काफ़ी पॉपुलर डिजीज है, हर जगह देखने को मिल जाती है। खासकर हम बायोकेमिस्ट्री उसके बारे में पढ़ेंगे थोड़ा बहुत। बायोकेमिस्ट्री जब आई तब पढ़ेंगे हम लोग, ऐसी बात है। बायोकेमिस्ट्री ने काफ़ी दिन आगे मैं भी मिस कर रहा हूँ बायोकेमिस्ट्री का। तो उसमें क्या होता है हमारा NADPH ऑक्सीडेज में की डेफिशिएंसी हो जाती है। मैं उसके बारे में चैप्टर स्टार्ट करी थी शायद मैंने, पता नहीं कौन में करी थी, करी थी बायोकेमिस्ट्री के लिए। तो उसमें हमको क्या है NADPH ऑक्सीडेज की डेफिशिएंसी हो जाती है। इसके बाद क्या होता है रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज बनने के लिए क्या है NADPH डिपेंडेंट फैक्टर चाहिए होते हैं। मतलब रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज होती है वो NADPH ऑक्सीडेज की सहायता से बनता है। और उसकी डेफिशिएंसी रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज है वो एक तरीके से नहीं बनेगी। तो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज नहीं बनेगी तो क्या होगा? डिस्ट्रक्शन नहीं हो पाएगा। इसमें फंक्शन मिलता है क्या? वो हमको मिल जाता है ससेप्टिबिलिटी ज़्यादा देखने को मिलती है आपको किससे? कैटालिस पॉजिटिव बैक्टीरिया से। ये पता है कैटालिस पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होते हैं वो एक तरीके से वो जो सबसे ज़्यादा ससेप्टिबल होते हैं तरीके से NADPH ऑक्साइड के द्वारा जो बने इस तरीके से जो क्या कहते हैं रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज बनती है उसके लिए सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं तरीके से डिस्ट्रक्शन के लिए। तो उसमें क्या कि कैटालिस पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म, ये ध्यान रखना थोड़ा सा, कैटालिस पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म स्पेसिफिक है जो ग्रोथ करते हैं। मतलब होने वाले सभी ग्रोथ करेंगे ऐसी बात नहीं कि और मतलब न्यूट्रोफिल प्रॉपर डिस्फंक्शन हो गया तो फिर तो क्या ही है। लेकिन ये कि आपको कैटालिस पॉजिटिव आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो इसमें ये पॉइंट आप याद रख सकते हैं सिम्टम के नाम पे। तो एक तरीके से हमारी फेगोसाइटोसिस वाली जो क्रिया है एक तरीके से वो हो गई। फिर हम आते हैं एक तरीके से किस पे? हमारे एस्पेक्ट आता है हमारा तरीके से जो बी सेल और टी सेल का जो सबसे ऊपर वाला स्टाइल आती है माइलॉइड स्टेम सेल सीरीज होती है, उसमें उसी से बनती है। माइलॉइड जैसे वो तो लिम्फोइड सीरीज से बनती है, माइलॉइड सीरीज से बनती है। ठीक, मतलब लिम्फोइड सीरीज से तो बनती है बी और टी सेल में। तो लिम्फोइड सीरीज में होती है बी और टी सेल बनती है। तो लिम्फोइड सीरीज में वहाँ बनती है तो मैंने बताया था कि कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट से स्टार्ट होता है सिस्टम। तो पहले प्री मैच्योर बनेंगी। तो प्री मैच्योर बनने में जो दिक्कत देती है वो आते हैं हमारा एक सिंड्रोम जुड़ा रहता है जिसमें आता है हमारा ADA सिंड्रोम, जो कि किससे जुड़ा रहता है? एसिड लिंक है तो वो किससे जुड़ा रहेगा? हमारा ये तरीके से इसमें डिसऑर्डर का नाम बोल देते हैं पहले। डिसऑर्डर का नाम होता है हमारा सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी। इसमें कम से कम बिल्कुल ऊपर लेवल पे क्या की डेफिशिएंसी होती है। जिसमें क्या होता है? एक तो ये होता है कि हमारा एक तो ये होता है जो हमारा एस लिंक होता है उसमें इम्यूनोग्लोबिन 2 का रिसेप्टर जो होता है वो काम नहीं कर रहा होता है। ये मेरे साथ चर्चा उस समय भी करी थी जब मैंने टी सेल के मैं इम्यून रेस्पॉन्स को पढ़ाया था। तब मैंने उस समय चर्चा करी थी कि यदि एक तरीके से टी सेल का मैच्योरेशन, यदि टी सेल एक्टिवेट हो भी गई तो उसको मैच्योरेशन करने के लिए इंटरल्यूकिन 2 जो फैक्टर होता है उसको क्रिएट करता है, जो कि फिर दोबारा टी सेल को एक्टिव मैच्योर करने का काम करता है। इसमें क्या यदि इंटरल्यूकिन 2 रिसेप्टर होगा तो जब रिस्पॉन्स आएगा भी, रिस्पॉन्स आने में टी सेल एक्टिवेट तो हो जाएगी पर उस तरीके से उसका मैच्योरेशन नहीं हो पाया इस तरीके से। अब मान के चलो मैच्योरेशन भी तो होना जरूरी है ना, ऐसे खाली बस वैसे ही आधी टी सेल जाएगी नहीं काम करने।
जिससे उसका मैचुरेशन नहीं होगा, तो उसके कारण क्या होगा, एक तरीके से उसका डिस्फंक्शन देखने को मिलेगा। ये जिसमें और क्या देखने को मिलता है, ये बात कर ली। एक हमने काफ़ी फेमस डिजीज हम पढ़ते हैं, खाली एक ही डिजीज पढ़ते थे इम्यूनो डिफिशियंसी का एच के अलावा 12th में, उसका नाम है हमारा एडिनोसिन डाइअमाइनेज डेफिशिएंसी। पढ़ा होगा आपने कभी ना कहीं, एडिनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी, जिसमें क्या था एक तरीके से फॉर्मल इंजेक्ट करके इलाज किया जाता है प्रॉपर एक तरीके से, याद होगा आपको जो मैंने 12वीं में पढ़ा था। तो एडिनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी होती है, ये एक तरीके से ऑटोसोमल रिसेसिव होती है। इसमें क्या होता है, एक तरीके से सीधे जो ऊपर का जो काम होता है कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट से, वही नहीं हो पाता। वो ये क्या टी सेल के लिए खासकर डेवलपमेंट के लिए क्या होता है, डिफेक्टिव होता है, मतलब टी सेल का डेवलपमेंट नहीं होने देता, एक तरीके से प्री टी सेल भी नहीं बन पाती इसके चक्कर में, ये लगाती मैच्योर तो बहुत दूरी बात है। जब उसमें खाली बस टी सेल का एक्टिवेशन तो हो रहा था, उसमें क्या एक्टिवेट होने के लिए तो टी सेल थी ना, टी हेल्पर 2 रिसेप्टर नहीं आ रहा था, उसके कारण ये था कि एक तरीके से मतलब मैच्योरेशन उससे ढंग से नहीं हो पा रहा था उसका, ये चीज़ थी। लेकिन एक्टिवेट तो हो ही रही थी ना, इसमें तो एक्टिवेशन के लिए टी सेल ही नहीं है ये चीज़ है, तो इसलिए इस प्रकार ये है कि उसमें आदमी बचता नहीं है, मतलब प्रॉपर ये खासकर मतलब यूट्रस में इलाज करने से राज करने में बचता नहीं जाता यूजुअली आदमी। तो ये तो मतलब लगातार इंजेक्ट करवाना पड़ता है ना, ऐसे नहीं कि बचेगा नहीं मरी जाएगा, एक बार इंजेक्ट करवाना जरूरी करता है। इसमें लिम्फोसाइट जो होती है, में लिम्फोसाइट पिकेट्स सेल होती है हमारी, उसमें इंजेक्ट करना जरूरी रहता है बार बार एडिनोसिन डी एमिनेज। ये है अभी ADA कैसे आ जाता है, हाँ DE होता है। इस प्रकार हमारा होता है 2 प्रकार के, एक तो ऑटोसोमल रिसेसिव होता है एडिनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी वाला, और दूसरा आता है हमारा ये एक तरीके से तो था एस लिंक, और ये किसका डिसऑर्डर का नाम क्या है, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर, नाम याद कर लीजिए बार बार लोग, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर। फिर और कहाँ से आते हैं, फिर ऊपर टांग से डिजीज आती है 2, हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। पहली डिजीज आती है हमारी अटैक्सिया टेलेंजेस्टीसिया, पता चल गया अटैक्सिया मिलेगा टेलेंजेस्टीसिया मिलेगा। टेलेंजेस्टीसिया स्किन से जुड़ा रहता है, तो स्किन के मैनिफेस्टेशन देखने को मिलता है, और अटैक्सिया देखने को मिलेगा ही। इसे क्या कहते हैं, एंजियोमास मिलते हैं टेलेंजेस्टिया के नाम पे, मतलब कहते हैं एंजियो कार्सिनोमा, एंजियोमास मिलते हैं ना स्किन, वो इधर से हमारे क्या कहते हैं ब्लड वेसल्स के ट्यूमर रहते हैं, तो एंजियोमास देखने को मिल रहा है। ए से हमारा अटैक्सिया देखने को मिलता है, और ए से हमारा IgA डेफिशिएंसी देखने को मिलती है। हालांकि वो डेफिशिएंसी और भी देखने को मिलेगी, एक के सिग्नेचर में देखने को हमने जोड़ दिया इसको। जीन की कौन सी डेफिशिएंसी होती है, ATM जीन की डेफिशिएंसी होती है, क्योंकि इसमें क्या कि हमने वो इसके बारे में तब बात करेंगे जब हम एक तरीके से प्रोटीन के ट्रांसक्रिप्शन की बात करते हैं, तरीके से DNA सिंथेसिस की बात करते हैं। DNA सिंथेसिस पढ़ा हो, मतलब आपने बायोकेमिस्ट्री आपने पढ़ रखी है तो फिर पढ़ रखा होगा, यदि नहीं पढ़ रखी है और मुझे फॉलो करते हैं तो उसमें ये था कि मैंने पढ़ाया नहीं अभी तक, मतलब ये कि फिर ये नहीं आता, फिर उसमें बात नहीं है, फिर यदि मैं पढ़ा और नहीं आता तो वो बहुत बेकार बात है। तो इसमें क्या है कि प्रॉपर क्या होता है कि जो सिस्टम जो होता है हमारा मैच्योरेशन का, मतलब जो DNA जब भी बनता है तो उसको क्या है सीधे ही एक तरीके से हमारा क्या सर्कुलेशन सेल के अंदर नहीं चला जाता है। जैसे DNA बनता है तो सेलुलर डिवीजन होता है, फिर DNA का फॉर्मेशन होता है, तो DNA की चेकिंग होती है कि इस तरीके से जो फॉर्मेशन हुआ है उसका सही से नहीं हुआ है ये, क्योंकि सिर्फ कुछ भी डिफेक्टिव जीन आ गई हो, कुछ भी हो रखा हो, तो क्या हो रखा है कि तरीके से उसमें तरीके से वो लेवल के वो तरीके से डिस्फंक्शन करेगा, इस तरीके से जो हमारा है डिस्फंक्शन सेल पर ही DNA तो मेन होता है, तरीके से सेल को कंट्रोल करने सेल ऑर्डर वगैरह का मास्टर तो वही होता है। तो इसलिए क्या है कि उसका चेक पॉइंट जो होता है तरीके से उसका DNA का जो तरीके से क्या होता है, एक तरीके प्रूफ रीडिंग करता है, सही लैंग्वेज में कहता प्रूफ रीडिंग जो होती है उसके लिए उसका क्या सिस्टम जो होता है खराब हो जाता है। प्रॉपर जो प्रूफ रीडिंग होती है सही होती नहीं पाती, जैसे ना डिफेक्टिव DNA जो होता है ना वो सर्कुलेशन, डिफेक्टिव DNA को रखने वाली सेल वो सर्कुलेशन में आ जाती है। तो ये है, तो ये तो पता चल गया। ATM जीन याद रखना मेन, तो मैं बताऊँ ये तो जीन याद रखे करो प्रॉपर ATM जीन, और उसके अलावा क्या याद रखने पड़ा, कोई 1-2 सिम्टम याद रख लो प्रॉपर, वही काफ़ी थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि डिजीज में होता क्या है, पैथोलॉजी पता होनी चाहिए थोड़ी बहुत, पैथोलॉजी की डिजीज है तो पैथोलॉजी पता होनी चाहिए। फिर आता है एक तरीके से किसमें आता है हमारा विस्कोट-एल्डेरिच सिंड्रोम। विस्कोट-एल्डेरिच सिंड्रोम में क्या देखने को मिलता है, विस्कोट-एल्डेरिच सिंड्रोम में वो वास जीन देखने को मिलती है। ATM जीन बताया मैंने, इसमें वास जीन है, वास जीन देखने के वैसे कारण क्या होता है, हमारा क्या है कि जो एंटीजन प्रेजेंटेशन होता है, मैंने बात की थी एंटीजन प्रेजेंटेशन सेल होती है, उसके रूप में प्लेटलेट ल्यूकोसाइट ये भी काम करती हैं,
तो वो क्या है उसका एंटीजन प्रेजेंटेशन में गड़बड़ी आ जाती है, मतलब वो क्या है सही ढंग से प्रेजेंटेशन नहीं कर पाती। तो जनरल व्यू है, उसमें आपको अंदर जाने की ज़्यादा जरूरत है नहीं है। अब एंटीजन प्रेजेंटिंग में यदि दिक्कत आ रही है तो किसकी डेफिशिएंसी होगी ये लगाई है, तो डेफिशिएंसी किसकी होगी, आईजी की, क्योंकि और जो फैक्टर है आईजीए ये तो डिपेंड ही नहीं करते ना एंटीजन प्रेजेंटिंग पे, नॉर्मल सीधे तौर पे डिपेंड नहीं करते। ये इसका तो उसमें ये है ना कि वो कोई भी सेल कहीं से भी एक्टिवेट है, टी हेल्पर टू सेल है, आईजीई और आईजीए जो होता है, तो जब आईजीई की बात करें तो स्पेसिफिकली उसका जो प्रोडक्शन होता है वो किसके द्वारा किया जाता है, टी हेल्पर टू की सेल के द्वारा किया जाता है। तो टी हेल्पर टू के लिए तो वो हमारा एंटीजन प्रेजेंटिंग जो है एक तरीके हर उसकी भी जरूरत पड़ती है, लेकिन उतनी ज़्यादा जरूरत नहीं है, ये ना प्रॉपर होगी। वो एंटीजन प्रेजेंटेशन के नाम पे और जगह से भी प्रेजेंटेशन किया जा सकता है उसका, ये मतलब ये चीज़ याद रखना, आईजीएम और आईजीजी की इस तरीके से डायरेक्ट लेवल पे मॉडल रहते हैं, इस तरीके से इम्यून रिस्पॉन्स वाली प्रक्रिया जो होती है वो इम्यून रिस्पॉन्स की बात हो रही है समय, तो हमारे आईजीएम और आईजीजी जो होता है इस तरीके से वो तेजी से कम होंगे, मतलब होने को नॉर्मली हो सकते हैं लेकिन वो कम रहते हैं, लेकिन आईजीई और आईजीएम वो इस तरीके से ज़्यादा देखने मिलेंगे। कोई ज़्यादा सिग्निफिकेंस है नहीं इस चीज़ का, पता नहीं क्या को पढ़ाते हैं, तो इसका नाम है विस्टॉक डेरेक सिंड्रोम, ये चीज़ है। वैसे मेन इसमें ल्यूकोसाइड और प्लेटलेट्स रहते जो कि रिकॉग्नाइज नहीं कर पाती इसको, ल्यूकोसाइड और प्लेटलेट रिकॉग्नाइज कर पाते, डेंड्राइटिस से रिकॉग्नाइज कर लेती हैं, ये चीज़ है। तो ल्यूकोसाइड और प्लेटलेट रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते, ल्यूकोसाइड प्रोडक्शन करती हैं आईजीएम आईजीजी, ये जिसके कारण मतलब उसका फंक्शन काम नहीं कर रहा पड़ी। फिर हम आते हैं तरीके से जो हमारा बी सेल वाली प्रक्रिया ये थी, पहले बी सेल की बात करेंगे फिर टी सेल की, जैसा भी तो कंबाइंड लेवल ऊपर से बात कर रहे थे, फिर हम बात करेंगे इधर बी सेल और टी सेल के बिल्कुल मिल गई। तो बी सेल में बात करते हैं तो बी सेल में सबसे पहले आती है हमारा बी सेल से प्लाज्मा, प्री बी सेल से क्या बनेगी हमारी मैच्योर बी सेल बनेगी, ठीक है। तो मैच्योरिटी आने में जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है इस तरीके से वो आती है हमारे कौन डिफेक्ट आता है कौन सा, जिसका नाम है ब्रूटन टायरोसिन काइनेज डेफिशिएंसी, जिसके कारण डिजीज डेवलप होती है, इसे क्या कहते हैं ब्रूटन्स ए गामा ग्लोबिनीमिया, नाम याद रखते हैं ब्रूटन्स ए गामा ग्लोबिनीमिया। जीन कौन सी रहेगी, बीटी के जीन, तो ये मैंने बता दें एटीएम जीन, डब्ल्यूएस जीन और बीकेटी जीन, जीन याद रखेंगे, हालांकि इसकी जीन तो वैसे याद है ब्रूटन टायरोसिन काइनेज सीधे याद हो गई, ठीक है, फिर भी थोड़ा सा जीन के शब्द पता होने चाहिए, बीकेटी जीन, ये एकेटी जीन, एकेटी जीन होते थे, बीकेटी जीन, एटीएम जीन, हाँ एटीएम जीन और वास जीन, ये स्कीम में क्या हुआ, चलिए तो ये जीन मिलेंगे हमको डिफेक्टिव, जिससे ये जीन मिलेंगे हमको जिसके कारण क्या मिलेगा डिफेक्टिव मिलेंगे ये जीन, जिसके कारण क्या होगा हमारा जो है इस तरीके से जो प्रक्रिया है इस तरीके से जीन डेफिशिएंसी डेवलप हो जाएगी। इसमें क्या कहते हैं टायरोसिन काइनेज जो होता है वो जरूरी होता है मैच्योरेशन के लिए, किस मैच्योरेशन के लिए होता है पता होना चाहिए, थोड़ा सा रॉबिन्स में मेंशन है तो बताया था, याद रखे नहीं रहेगा कि नॉर्मल केस में क्या क्या आईजीएम और नॉर्मल केस में आईजीएम और आईजीटी दोनों रहते हैं हमारे मैच्योर बी सेल के ऊपर सरफेस एंड इम्यूनोग्लोबिन के रूप में। हम जैसे मैंने ज़्यादा चर्चा करते हैं हम आईजीएम की चर्चा कर रहे हैं सिक्रेशन के रूप में, आईजीए की करता है आईजीए की करते हैं, आईजीजी की तो बहुत ज़्यादा ही करते हैं, लेकिन आईजीडी की नहीं करते क्योंकि आईजीडी जो ज़्यादातर होता है वो सरफेस पे ही रहता है इस तरीके से, मोस्ट ऑफ द टाइम जब वो सर्विस मिलेगा फ्री मिलने की बहुत कम संभावना है, वो सर्विस में मिलता है। तो आईजीडी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है एक तरीके से जो प्री सेल को मेच्योर सेल में डेवलप करता है। तो प्री सेल हालांकि मैंने शायद पढ़ानी चाहिए थी कि सेल्स की मैच्योरेशन हमने पढ़ाई नहीं है तो कोई बात नहीं। ये क्या सर प्री सेल में क्या होता है हमारा आईजीएम माइक्रोबायोलॉजी चेक कर लेना इसको मैच्योरेशन दे रखा है उसमें, तो उसमें क्या होता है आईजीएम देखने को मिलता है, उसमें जो प्री सेल होती है उसमें आईजीडी देखने को मिलता है। आईजीडी को जोड़ने का जो काम होता है इस तरीके से आईजी वो करता है हमारा ब्रूटन टायरोसिन काइनेज, इससे डेवलप डिजीज क्या होती है ब्रूटन ए गामा ग्लोबिनीमिया। ठीक है, तो इस प्रकार आप चीज़ें समझ चुके हैं। लास्ट में आती है हमारा बल, इससे क्या होता है रिकरेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं, हाल ही में रिकरेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो होगा। फिर आता है हमारा जो इससे ज़्यादा बन जाती है क्या एक तरीके से आईजी मतलब मैच्योर सेल बन गई, जैसे मानी जरा मैच्योर सेल बनने के बाद तो क्या सबसे पहले क्या प्रोड्यूस करने का काम करती है, उसके बाद वो प्रोड्यूस करते हैं आईजीएम, क्योंकि आईजीएम तो सर्विस पे जुड़ा हुआ है, आईजीएम प्रोड्यूस कर दिया है। फिर आईजीएम के बाद क्या है स्विच ओवर करने के लिए बताया मैं स्विच ओवर मैंने बताया था एक सिद्धांत तो सेल स्विच ओवर, सेल स्विच ओवर इसमें आईजीएम का अलावा उसको जाना है कहीं प्रोडक्शन के लिए, तब उसको जरूरत पड़ती है एक सेकेंडरी रिस्पॉन्स की, जो कि किससे आता है हमारा टी हेल्पर टू सेल से, किसके साथ CD40 लिगैंड,
बार बार बोल रहा हूँ, याद होना चाहिए। CD40 CD40 CD40, हाँ CD40। तो CD40 होता है लिगैंड होता है, उसकी ज़रूरत होती है। तो CD40 लिगैंड के कारण क्या होता है, हमारा जो है ये तरीके से बी सेल होती है वो IgM के अलावा भी और भी चीज़ों को प्रोड्यूस करती है। ये अब मानिए टी हेल्पर 2 में भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन CD40 लिगैंड में दिक्कत है। CD40 लिगैंड में टी हेल्पर 2 वाला प्रोसेस तो चलता ही रहेगा, टी हेल्पर सेल वाला प्रोसेस है इस तरीके से, वो तो चलता ही रहेगा। टी हेल्पर सेल है, टी हेल्पर 2 नहीं, मतलब टी हेल्पर याद रखना, टी हेल्पर सेल है, टी हेल्पर 2 में जोड़ देना। टी हेल्पर सेल जो होती है उस पर एक तरीके से CD40 लिगैंड है वो नहीं है, या कोई काम नहीं कर रहा है, तो क्या होगा, हमारा IgM का प्रोडक्शन होता चला जाएगा। IgD तो प्रोडक्शन तो कहाँ होता है, IgG IgA IgE इनका प्रोडक्शन नहीं होगा। चाहे भले ही कितने भी साइटोकाइन वगैरह क्यों आ जाए, वो तो प्रोडक्शन बी सेल से होगा ना, मैच्योरेशन हो नहीं हो, उससे क्या है। तो इससे कारण क्या है कि हमको क्या डेवलप हो सकता है, इसका नाम है हमारा हाइपर IgM सिंड्रोम। इसमें सबसे सीधा है, बस हमें ये पता होना है CD40 लेंगे, CD40 क्योंकि इसमें कोई जीन नहीं है, बस ये डिफेक्ट का नंबर याद है ना, एस लिंक जीन है, ये थोड़ा सा ही पता है, एस लिंक। तो एस लिंक तो पता ही होता है ना, एस लिंक जो है तो एस लिंक तो है, फिर यही है। फिर हम आते हैं IgM का प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया, ये तो बात है। उसके अलावा क्या करते हैं हमको, फिर आते हैं एक तरीके से, यदि IgM का प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा, ये भी चीज़ है ना, मतलब एक तरीके से बात करके चले। अब जैसे एक तो ये चीज़ बात करी थी, फिर उसके बाद बात करके चले हमको, यदि कॉमन वेरिएबल इम्यून डेफिशिएंसी, जिसमें क्या होता है, हमारा क्या होता है कि हमारा, एक सेकेंड हमें कंफ्यूजन हो गया। हाँ, मतलब जैसे पहले बात करी थी प्री सेल से मेच्योर बी सेल में डेवलप हो रही थी, किसके लिए, कौन सी थी, यदि मान के चले मेच्योर बी सेल भी बन गई, लेकिन वो इम्यूनोग्लोबिन ही नहीं बना पा रही। हालांकि ये सीरीज का डिस्कस में पहले करना चाहिए, तो मैं हाइपर IgM पहले कर दी गलती से। तो इस सीरीज का डिस्कस पहले करना चाहिए, जिसमें क्या है, कोई भी इम्यूनोग्लोबिन ही नहीं बनना, प्लाज्मा सेल बन गई है लेकिन इम्यूनोग्लोबिन नहीं बनना, जिसके कारण कौन सी डिजीज डेवलप होती है, जिसका नाम होता है कॉमन वेरिएबल इम्यूनोडेफिशिएंसी, जिसके कारण इसमें क्या होता है, हमारा क्या है कि बी सेल मैच्योर बी सेल तो बन गए, लेकिन वो प्लाज्मा सेल में डिफ्रेंशिएट नहीं हो पा रही। वो प्लाज्मा सेल नहीं होने की तो इम्यूनोग्लोबिन कहाँ आएंगे, इसलिए वो प्लाज्मा सेल में नहीं बन पा रही, इसके कारण कॉमन वेरिएबल इम्यूनोडेफिशिएंसी। अब डिफेक्शन आप प्रेजेंटेशन किसी प्रकार की होती है, हालांकि ये डायग्नोसिस होती नहीं जाता, ये मैं आदमी ये इतनी खोदी कर रही है, खाली इन्फेक्शन वगैरह में निपट जाता है, बहुत लगती है। ये मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा, ये मेरे सामने गई थी। तो ये चीज़ है। मेरा लास्ट में आता है हाइपर IgA, सेलेक्टिव IgA डेफिशिएंसी, अलग से इसका नाम है। सेलेक्टिव IgA डेफिशिएंसी जो होती है, उसमें सेलेक्टिव IgA की डेफिशिएंसी भी होती है, और कुछ नहीं है। मतलब डिजीज का नाम पता होना चाहिए कि डिजीज एक तरीके से होती है, ये पता होना चाहिए। ज़्यादातर क्या है कि एसिम्प्टोमेटिक रहेगी, एयरवे डिजीज डेवलप होती है, ऑटोइम्यून डिजीज डेवलप हो सकती है, एसिम्प्टोमेटिक और रह सकती है। वो IgA का वैसे कुछ खास ऐसा रोल है नहीं ना, शराबी एंटीबॉडीज वगैरह कहें तो वो बात अलग है। हालांकि चलो आगे लेक्चर जो बनाएंगे उसमें थोड़ा सा जो फंक्शन के बारे में बात करेंगे। हालांकि वैसे मेरे साथ पढ़ लेना चाहिए, लेक्चर बनाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, आपको फंक्शन वगैरह पता होनी चाहिए थोड़ी बहुत। नहीं पता है तो पढ़ लेना, ऐसी भी बात है ना। हर चीज़ में पढ़ाने बैठ गया तो फिर तो 5 साल लग जाएंगे MBA कराने। ये चीज़ें तो इस प्रकार आप बात करते हैं लास्ट में टी सेल वाले पे। तो टी सेल में सबसे पहले बात आती है टी सेल प्रोडक्शन किसके द्वारा, तो थाइमस के द्वारा, थाइमस के द्वारा। तो थाइमस के द्वारा प्रोडक्शन हो रहा है, तो थाइमस की अफेरिया होगा, उससे कारण क्या होगा, टी सेल की डेफिशिएंसी सबसे बड़ी आती है। ये सेलेक्टेड टी सेल की, बी सेल की डेफिशिएंसी तो नहीं होगी उसमें। तो ये था बी सेल में कुछ ना कुछ सिम्टम देखने को मिल जाते हैं, हालांकि उसमें टी सेल की मिल लेते ज़्यादातर। तो बी टी सेल में क्या होता है, थाइमस में मैच्योरेशन होता है उसका। तो थाइमस में क्या होता है, तो मैच्योरेशन नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया, उसमें जीन आते हैं, इसको भी याद रखें, इसको 100% याद रखना है। इसका क्वेश्चन आया तो नहीं है, मुझे नहीं पता, मतलब मेरे पेपरों में तो तब तक नहीं आया, लेकिन ये कि इसको मतलब काफ़ी बार मेंशन किया गया, माइक्रोबायोलॉजिकल एक्सपर्ट और पैथोलॉजिकल एक्सपर्ट, नहीं तो मतलब कौन से नहीं एक्सपर्ट नहीं, जेनेटिक एक्सपर्ट नहीं, को हर एक्सपर्ट से इंपॉर्टेंट है ये, जिसका नाम है हमारा 22q11 जीन। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्रोमोसोम है, मतलब थोड़ा सा 22q11 क्रोमोसोम है एक तरीके से। उसमें एक तरीके से ये स्ट्रोम मतलब एक तरीके जीन मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। तो इस तरीके से ये हमारा एक तरीके से होता है ना, एक तरीके से मिस, आप क्या बताऊँ कैसे समझाऊँ, वो होता है जो होता है एक तरीके से, जो मिस एक तरीके से हो जाता है, हमारा मिस लीडिंग हो जाता है पहले एक तरीके से।
मैच्योरेशन में मिसलीडिंग हो जाता है ना, एक जीन उधर से चली जाती है, वो जीन उधर से चली जाती है। कैंसर में बात करेंगे इसकी, जहाँ तक कैंसर में आता है, हमेशा शब्द नाम नहीं आता ध्यान से। तो ये चीज़ें उसमें क्या 22q11 याद रखना आप, तो और बस बाकी छोड़ दीजिए। ये यदि डी और जॉर्ज छूटेगा तो खासा सीधे ये क्वेश्चन ही आया 22q11। थैलेमस के बारे में तो पूछता ही नहीं है ये चीज़, ये थाइमस के बारे में तो पूछता ही नहीं, ये इतना इंपॉर्टेंट है 2211। हाँ, खासकर में सिम्टम मतलब कोई नहीं पूछता उसके बारे में, सिम्टम के बारे में, नहीं तो उसके बारे में सीधे पूछा 22q11 डाई जॉर्ज सिंड्रोम क्या है, थाइमस। थाइमस भी नहीं पता है, 22q11 डी जॉर्ज, इतना कॉमन क्वेश्चन है ये। तो इसका क्या सिम्टम देखना मिलता है हमको, रखना होता है कैच 22 में ऐसे होता है, उसका जिनके नाम में कैच बात करके चल रहे हैं। कैच, कैच से आ जाता है, सी से हमारा कार्डियक डिफेक्ट देखने को मिलता है। ए से याद करने का प्रयास कीजिए, ए से नाम बताते हैं एबनॉर्मल फेसेस। ये खासकर हम मैं बात करते हैं उसको प्रॉपर एक सिंड्रोम नाम रहता है। तो हम जब करेंगे जेनेटिक एक्सपर्ट आता है, जैसे ये आपने पैथोलॉजी उठा के देख ली रॉबिन से, पता नहीं मैं अपने उठा देखी, तो उसमें आता है जेनेटिक एक्सपर्ट भी आता है, काफ़ी जेनेटिक डिसऑर्डर पड़ते हैं, उसमें ये भी आता है डिजॉर्डर सिंड्रोम। यदि खाली पूरा पर 5 नंबर डाल देगा तो डिसाइड करना पड़ेगा, ऐसा नहीं। हालांकि ज़्यादातर एमसीक्यू वगैरह पूछ लेता है इसके नाम पे, लेकिन आपको पूरा डिसाइड करना पड़ेगा, जिसमें क्या है कार्डियक डिफेक्ट देखने को मिलता है। सारे सिंड्रोम के लिए मैं बताऊंगा, ऐसी बात नहीं है, डाउन सिंड्रोम वगैरह इनका भी बताऊंगा जब जेनेटिक स्टार्ट करेंगे। मैं चाह रहा था सी से मैं बता दूंगा कि यहाँ पे ज़्यादा रिलेट कर रहा था, इसलिए मैं यहीं पे बता रहा इसको, जिसमें क्या था कार्डियक डिफेक्ट देखने को मिलता है। इससे क्या होता है अबनॉर्मल फेसेस देखने को मिलता है, फेस में अलग अलग आ जाएगा। फिर मतलब टी से तो थाइलेमिक हाइपोप्लेजिया होता है, CATCH। सी से क्या देखने को मिलेगा क्लेफ्ट पैलेट, ये याद रखना, क्लेफ्ट पैलेट पूछा जाता है, और बाकी और पूछे नहीं पूछे, तो क्लेफ्ट पैलेट याद रखना। ऐसे याद रखना आता है, ऐसे हाइपोकैल्सीमिया ये भी आ जाता है, क्योंकि इसमें क्या कि हमारा थाइमस के अंदर हमको पैराथायरॉयड की भी अफेजिया देखने को मिल जाता है। ये थैलेमस का थाइमस का अफेजिया तो याद रखे रहते हैं सारे, लेकिन आपको क्या कि वो ज़्यादा जो याद नहीं रखते, वो रखते हैं हमको पैराथायरॉयड का। डी जॉर्ज सिंड्रोम में भी याद रखना आपको, यदि ऑर्गेनल पूछे तो आपको इस तरीके से थाइमस के बारे में तो पता रहता है ये सबको, लेकिन आपको पैराथायरॉयड के बारे में डिस्क्राइब करना है, और आपको बस चले तो कार्डियक के बारे में डिस्क्राइब कर देना। ये तीनों के तीनों इन्वॉल्व रहते हैं, किसमें हमारे थाइमिक अफेजिया या फिर सिंड्रोम का नाम है डी जॉर्ज सिंड्रोम में इन्वॉल्व रहते हैं ये। फिर आते हैं हमारे लास्ट डिसऑर्डर, वो आता है हमारा ऑटोसोमल डोमिनेंट हाइपर IgE सिंड्रोम। ये अगेन में किताब रॉबिन से मेंशन नहीं है डिसऑर्डर, थोड़ा सा मैं अपनी तरफ से पढ़ा रहा हूँ उसको। तो हाइपर IgE इसके कारण, ये किसका क्या कारण होता है, इंटरल्यूकिन टी हेल्पर 17 मैंने बताया था शायद, टी हेल्पर 70 जो कि इंटरल्यूकिन 70 जो कि काफ़ी पावरफुल क्या था इस तरीके से न्यूट्रोफिल को अट्रैक्ट करने के लिए फैक्टर था, कीमोटेटिव फैक्टर था न्यूट्रोफिल के बारे में। पहली बार था टी हेल्पर न्यूट्रोफिल को एक्टिवेट कर रहे अट्रैक्ट कर रही है, तो ये चीज़ थोड़ा सा ये एकदम प्रॉपर डाउट रहता था। टी हेल्पर को मैंने कल खासा ये मान सेकेंड ईयर पढ़ी मैंने पूरी, मैंने कभी उसको सीरियस लिया ही नहीं पर्टिकुलर। अब क्यों, अब मैं हर टाइम मैंने को सीरियस ऐड कर दी तो ये बता रही मुझे, लेकिन ये कि थोड़ा सा मतलब टॉपिक दे रखा है तो उसको मैसेज सामने वाले चूतिया के रूप में तो वैसा किया नहीं गया, हमारी बॉडी बनाने वाला तो आदमी चूतिया की होगा, कुछ ना कुछ तो मैसेज किया होगा, क्योंकि मैं सोचता हूँ यार क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में काम करती चीज़ है, तो ये इसको स्पेसिफिक न्यूट्रोफिल को अटैक करने के लिए, ऐसा भी नहीं मैक्रोफेज वगैरह को, मैक्रोफेज के लिए तो फैक्टर है अपने पास, हमारे अपने वो क्या थे वो जो था ना इंटरल्यूकिन 12 जो था फैक्टर, वो हमारा इंटरल्यूकिन 12 तक उसके लिए टी सेल के लिए, बाकी इंटरफेरॉन गामा था इस तरीके से, इसलिए मैक्रोफेज को एक्टिवेट करने को कीमोटेटिक फैक्टर में भी काम कर लेता है। तो ये चीज़ जो हमारे पास वो मौजूद है क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के लिए, तो हमें उस केस में भी बहुत चाहिए। तो मैंने सोचा कि पर्टिकुलर काफ़ी जगह ऐसी हो सकती है ना कि क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हर जगह जरूरत नहीं है, इन्फेक्शन लंबा चले तो हमें ग्रेनुलोमा बनाने की जरूरत है, ये भी हो सकता है ना, मतलब हकीकत में, क्योंकि काफ़ी बार चीज़ें ऐसी होती हैं कि चीज़ें मल्टीपल इन्वॉल्व हो जाती है कि इन्फेक्शन में मल्टीपल चीज़ें इन्वॉल्व हो सकती है। कुछ जगह हो सकता है कि तरीके से न्यूट्रोफिल से ही काम चल रहा हो, ये मतलब भले ही फंक्शन मैक्रोफेज न्यूट्रोफिल का सेम रहता है, लेकिन इसका मैं जैसे मैं तो कुछ जानता नहीं, मैंने कोई थीसिस तो लिखी नहीं है इसके ऊपर, नहीं मैं ऐसा कुछ ज़्यादा साइंटिस्ट हूँ उसके बारे में, तो उसका ये था मतलब मेरे मन में हमेशा ये डाउट रहता था पर्टिकुलरली। आप चाहे तो आप भी सर्च करके पता कर सकते हैं, मैं भी चाहता हूँ आप सर्च करें गूगल चाहिए देख लें, तो मास्टर तो मैं भी नहीं देता, यूज नहीं करता,
तो ये मेरा हमेशा डाउट रहा है कि इंटरल्यूकिन 17 का क्या रोल है। मैंने कहा था टी हेल्पर 17 बन रही है, वो का क्या रोल है, जब हमें पता है कि हम स्टेज में क्रॉनिक इन्फ्लामेशन पहुंच गए, क्योंकि ये फैक्टर न्यूट्रोफिल को अट्रैक्ट करने वाला रहता है। ये मैं वैसे पे चर्चा कर रहा हूँ आपसे, मतलब कोर्स सिलेबस जो मैं टॉप पढ़ाना था वो तो पढ़ा दिया मैंने जो था। हाँ, इसमें बस कुछ नहीं होता, जॉर्ज सिंड्रोम होता है। इसमें क्या सिस्टम देखने को मिलता है हमको, क्या कि इसमें जीन याद रखना है, स्टार्ट 3 जीन जो होती है एक तरीके से, उसमें म्यूटेशन देखने को मिलता है। इंटरल्यूकिन 17 जो होता है या टी हेल्पर 17 का प्रोडक्शन नहीं हो पाता, इसका सिम्टम देखने को मिलते हैं। तो सिम्टम याद रखा ABCDEF, ए से याद रख सकते हैं, ए से जो मिलता है, एफ से देखने को मिलता है, बी से क्या देखने को मिलता है हमको, बी से देखने को मिलता है बेबी टीथ जो होते हैं तरीके से रिटेन रहते हैं। उसके अलावा क्या देखने को मिलता है, कोरी स्पीसीज देखने को मिलता है, कोरी स्पीसीज देखने को मिलता है। उसके अलावा क्या डर्मेटोलॉजिकल प्रॉब्लम जैसे एक्जिमा जो होता है वो देखने को मिलता है, क्योंकि इसमें क्या IgE का लेवल जो होता है वो ज़्यादा रहता है। IgE के लेवल में मतलब हिस्टामिन वगैरह का लेवल ज़्यादा होगा, वो डिस्ट्रक्शन से ज़्यादा होगा। IgE का लेवल जो होता है एक तरीके से वो ज़्यादा देखने को मिलता है। और उसके अलावा क्या लगता है हमको, IgE ABCDE से याद रखना है, IgE क्या हो जाएगा ये, मतलब ज़्यादा तो ये करना है मेन, तो आपको बेबी चीज़ याद रखना है, रिटेन बेबी चीज़। और बाकी तो रिटेन बेबी से कोरी स्पीसीज याद रखना, मैंने तो IgE ज़्यादा होगा, उससे सिंपल सी बात है क्या होगा, डर्मेटोलॉजी एलजी में डेवलप होगा और एफसेसी में सकता है, ऐसे बनता है। तो वो तो याद करने का है नहीं कुछ, बस मेन आपको याद रखना कोरी स्पीसीज, और वो याद रखना है क्या कहते हैं हमारा कोरी स्पीसीज याद रखना, और एक तरीके से वो याद रखना है हमारा, तो मैंने क्या बोला था कि रिटेन बेबी टीथ याद रखना है। इस प्रकार ये जो सिंड्रोम होता है हमारा हो जाता है। तो अब ये भी डाउट होता है IgE का लेवल का ज़्यादा होता है इसमें, तो इसमें भी सेट करने वाले, क्योंकि ये रोबोट में मेंशन है नहीं है डिजीज ये प्रॉपर, या तो जेनेटिक वाले में चैप्टर में मेंशन होगी तो दिखाऊंगा, उसमें तो इम्यूनोलॉजी वाले में तो मेंशन नहीं है, जेनेटिक्स वाला में सब में पढ़ा नहीं, तो उसमें क्या नहीं, हालांकि मैंने ध्यान रख पढ़ लिया था। तो ये चीज़ें चर्चा करेंगे इनके बारे में, जो करेंगे जेनेटिक्स से इम्पोर्टेंट है काफ़ी सारी, ऐसी बात नहीं है, इसको हल्के में मतलब लेना। काफ़ी सारे टॉपिक यदि आप प्रोग्रेस पढ़ रहे हैं तो काफ़ी सारे टॉपिक ऐसे हैं जो कि जेनेटिक्स में मेंशन रहते हैं, और लगता है ऐसा है कि आप पर कि वो जैसे किडनी से जुड़े होंगे और जेन से जुड़े होंगे, लेकिन वो आते इससे ही हैं ये चीज़। तो इस प्रकार हमारा लेक्चर है वो तरीके से ये आज का तो खत्म है, इससे रिलेटेड तो खत्म ही हो रहा है आज, तो मुश्किल ही हो पाएंगे लेक्चर हमारे को, तो ये चीज़ है। तो ठीक है, अच्छा।